इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया की सबसे बड़ी वेल्थ कैसे इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाली है आने वाले 20 सालों में। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंडिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि सर्विस सेक्टर है, क्योंकि उसका जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, या प्राइमरी सेक्टर जैसे कि हमारे किसान भाई, क्योंकि वो सबके लिए प्रोडक्शन करते हैं और सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा ये सारे आंसर्स गलत हैं, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी वेल्थ है इंडिया की यंग पॉपुलेशन। एज पर डेटा, इंडिया का 68% पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, जिसकी मीडियन एज 28.8 ईयर्स है। मतलब कि ये वो यंग पॉपुलेशन है जिसके पास ज्यादा स्किल्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, नए नए सेक्टर्स को ओपन अप कर रही है, नई कंपनीज को भी बना रही है, और इसे ही बोलते हैं किसी भी देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन आयरनी ये है कि जो कंट्री दुनिया की सबसे यंग कंट्री में आती है ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन, आने वाले 20 सालों में इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलना कम होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, समझ जाओगे कि कैसे। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट पे नजर डालते हैं। टीएफआर का मतलब होता है कि एक वुमेन अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने बेबीज को जन्म देती है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब ऑन एन एवरेज देश का टीएफआर 5.9 था। इट मींस कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में अ वुमेन आफ्टर मैरिज 6 बेबीज को जन्म देती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई, हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव हुई, हमारे प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ अच्छा हुआ, हमारी जो टीएफआर है वो गिरती गई 5.9% से ऑल द वे ये 2 पे आ गई है। इट मींस हमारी वुमेन्स अपने पूरे लाइफ स्पैन में 2 या 2 से कम बेबीज को जन्म देती हैं। एज पर डेटा, अगर किसी कंट्री का टीएफआर 2.1 है, इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट रेट है। यहां से कंट्री जब चाहे फिर से पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है थ्रू मेनी इंसेंटिव्स। लेकिन रिसेंट डेटा से हमें पता चला है कि इंडिया का टीएफआर 2 पे आ गया है, और इसका मतलब ये है कि ये बिलो रिप्लेसमेंट रेट है। इट मींस अगर इससे और नीचे गए तो हमारा बर्थ रेट इतना कम हो जाएगा कि उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, और अल्टीमेटली जो आज यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन स्लोली एजेड होने लग जाएगी। ड्यू टू एजिंग हमारी पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पर ज्यादा बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली रेवेन्यू कम आ रहा है, ग्रोथ कम है, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा गवर्नमेंट का। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा, चाइना, साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्री भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। इनफैक्ट अगर साउथ कोरिया की बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे जा चुके हैं लास्ट 15 years टू इंप्रूव द फर्टिलिटी रेट ऑफ द कंट्री। साउथ कोरिया का टीएफआर 0.75 है। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर मैरिज ह्यूमंस आर प्रोड्यूसिंग लेस बेबीज, इवन लेस देन 1। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने भी अपनी कई सारे इंटरव्यूज में कहा है कि अगर ये पॉपुलेशन क्राइसिस बढ़ता गया तो ये ग्लोबल वार्मिंग से भी ज्यादा बड़ा क्राइसिस होने वाला है। अब क्योंकि ये हर कंट्री में हो रहा है, लेकिन इंडिया के लिए सिवियर ज्यादा क्यों है, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप इन टाइमलाइंस को देखोगे तो आप देखो, आपको पता लगेगा कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्री जहां पे टीएफआर बिलो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुका है ऑलरेडी, उनके साथ एक एडवांटेज भी है। उनकी कंट्रीज का पर कैपिटा जीडीपी इनकम पहले बढ़ा है, उसके बाद उनकी जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन होनी शुरू हुई है। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी इनकम काफी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से सेविंग्स भी नहीं है, और अल्टीमेटली जब ये यंग पॉपुलेशन एजिड होगी उस टाइम पे गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा भार आने वाला है पेंशन को लेकर। ये होने के भी एक फंडामेंटल रीजन है। इंडिया की जब इकोनॉमी फर्स्ट टाइम ओपन हुई थी 1991 के अराउंड, तब सबसे पहले हमारा जो सेक्टर ग्रो हुआ था वो था सर्विस सेक्टर, जिसने ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन सर्विस सेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हाई वैल्यू क्रिएट तो करता है जीडीपी में, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी कम होती हैं। इसकी वजह से इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन आज भी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, वो आज भी खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेविंग्स काफी ज्यादा कम है। वहीं अगर हम कुछ पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग में ले आए तो अल्टीमेटली होगा क्या, लोगों की अर्निंग्स तो बढ़ेगी, सेविंग्स भी बढ़ेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर से ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। मतलब यहां पे ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है, तो अल्टीमेटली ज्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल सकती है, जिससे होगा क्या कि लोगों की ओवरऑल इनकम बढ़ेगी और अल्टीमेटली सेविंग रेट्स भी बढ़ेंगे। और सेविंग्स का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में लोग कंफर्टेबली रिटायर भी हो पाएंगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए नए रोड्स, हाईवेज बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देनी है तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है तो सेल्फ कंजप्शन से नहीं होने वाला, अल्टीमेटली आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बनना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स निकालती है, जिसमें पीएलआई स्कीम्स होती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कई सारी स्कीम्स होती हैं। सो दिस इज द हाई टाइम कि हम अपनी यंग पॉपुलेशन का सही यूज करें,
उसको स्लोली ग्रेजुअली स्किल्ड करें ताकि मैन्युफैक्चरिंग में उनका यूज किया जा सके। वरना होगा यही कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का जैसे ही बेनिफिट कम होना शुरू होगा, एजिंग पॉपुलेशन का भार गवर्नमेंट पे आना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली सेविंग्स रेट कम होंगे, इनकम कम होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा खर्चा पेंशन में खर्च करना पड़ेगा, जबकि वही लोग कोई भी प्रोडक्टिव काम गवर्नमेंट के लिए नहीं कर। इसलिए आने वाले टाइम में हमारे देश का फ्यूचर इस बात पे डिसाइड नहीं होगा कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है, इस बात से डिसाइड होने वाला है कि यंग पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से स्किल्ड पॉपुलेशन कितनी है।